हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। हम लोग कर रहे हैं अपने मिशन जेआरएफ सीरीज में पेपर 1 का कोर्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि वीक में 2 दिन हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस को कवर करेंगे एंड वीक में 2 दिन हम लोग पेपर 1 के सिलेबस को कवर करेंगे। तो पेपर 1 के सिलेबस में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आज हम लोग करेंगे इंडिया में जो अलग अलग एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि 2-3 ऐसे कमीशन हैं जिसके संदर्भ में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग हमारे ऐप को चेक कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ऐप पे जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 एंड जून 2026 का कोर्स है वो लाइव है, उसके क्लासेस चल रहे हैं। तो जो लोग भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्रिपरेशन को लेके सीरियस है ज्योग्राफी के, वो लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आज अर्थ डे है तो उसके उपलक्ष्य में आप इस कोर्स में 12% ऑफ भी पा सकते हैं। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड या कोई भी इशू आ रहा है, इवन अगर आपको कोई डाउट है, तो आप 9936211102 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे ऐप पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ एजुकेशन पॉलिसीज को देखते हैं। तो स्वतंत्रता से पहले के और स्वतंत्रता के बाद के कुछ अलग अलग पॉलिसीज हैं। तो अगर स्वतंत्रता से पहले की हम लोग बात करें तो सबसे पहले वुड डिस्पैच का नाम आता है। ठीक है, वुड डिस्पैच 1854 में भारत आया था, एक बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था जिसको सर चार्ल्स वुड ने दिया था। इसका उद्देश्य भारत में जो इंग्लिश एजुकेशन है या भारत में जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके फाउंडेशन को स्थापित करना था। ठीक है, इसीलिए इसको मैग्मा कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं। मैग्मा कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी स्थिति है जिससे शुरुआत हुई है भारत में इंग्लिश एजुकेशन की। इसका जो एम था वो बेसिकली एजुकेशन को प्रमोट करने के साथ साथ भारत में, जैसे कि आप समझ पा रहे हो कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो गुरुकुल परंपरा और इस तरह की परंपरा, और उस समय की लिटरेसी भी भारत में काफी कम थी, तो उसको प्रमोट करना था। ठीक है, तो इंग्लिश पे एम्फेसाइज किया गया क्योंकि उनकी जो इंग्लैंड के लोग थे उनकी लैंग्वेज थी, तो उनके लैंग्वेज में इंडिया में प्रमोट किया गया। हायर एजुकेशन में भी इंग्लिश को प्रमोट किया गया ताकि वो अपने लिए काम करने वाले बना सकें, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं। तो जो इनिशियल मॉडल कहा जाता है वो आपको वुड डिस्पैच के थ्रू एक डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। ये ध्यान रखना ये लाइन कि मैग्मा कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया। समझ में क्या है, छोटे छोटे पॉइंट है, इसको याद कर लेना है। अगला है आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन देखिए 1882 में आया था, जिसका जो मेन एम था वो भारत में प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, इसको लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया था, जो कि उस समय के वाइसरॉय थे। वाइसरॉय थे इंडिया के। इन्होंने इसको अपॉइंट किया था और इसका जो मेन एजुकेशन था भारत में, एक तरह समझो कि इंडिया का एक एजुकेशन कमीशन था जिसमें भारत में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए उस पर फोकस किया गया था। साथ में गवर्नमेंट इंटरवेंशन के साथ साथ प्राइवेट एफर्ट कैसे इनहेंस किया जाए, इनकरेज किया जाए, प्राइवेट पार्टीज को कैसे सम्मिलित किया जाए, इसको इसका कोर में रखा गया था। साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी इसका एक फोकस था कि हम ट्रेनिंग पे भी फोकस करेंगे इस कोर्स के अंतर्गत। अब ये हंटर कमीशन जो है, ये हंटर कमीशन क्या, ये सर विलियम हंटर थे। सर विलियम हंटर ये इसको लीड कर रहे थे। ये उस समय अपॉइंट किए थे, ही अपॉइंटेड। इसको अपॉइंट किए थे, सर विलियम हंटर को अपॉइंट किए थे कि वो यहाँ पे एजुकेशन की बात कर सके। अगर इससे आप आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देखते हैं कि हमारा सेडलर कमीशन आता है। देखो सेडलर कमीशन जो था वो जो सेडलर कमीशन है वो हमारे कैलकाटा यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है, मद्रास कैलकाटा यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या उसमें दिक्कत आ रही है, इस पे इनका मेन एम था। यानी कि कोलकाता यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है उसको रिव्यू करने के लिए ये कमीशन को बनाया गया था। माइकल MIC, माइकल की स्पेलिंग HAEL, माइकल सैडलर नाम के व्यक्ति थे जो कि वाइस चांसलर थे उस समय लीड्स यूनिवर्सिटी के। ठीक है, लीड्स यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर थे जिन्होंने अपना रिपोर्ट 1917 में अपॉइंट हुए थे, 1919 में
अपना रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश किया था, जिसमें इंटरमीडिएट कॉलेज और लिबरल एजुकेशन को कैसे आपस में लिंक किया जा सके, भारत में सेकेंडरी एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन को आपस में कैसे जोड़ा जा सके, इस पे अपना एक फोकस रखा था, इसके बारे में अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। आगे बढ़ते हैं तो सर्जेंट रिपोर्ट आता है, ठीक है। ये अब जैसे कि हायर, इन सबका जो मेन उद्देश्य था, देखो ये इन सबका मेन उद्देश्य भारत में इंग्लिश एजुकेशन और एजुकेशन को प्रमोट करना, यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रमोट करना था। सर्जेंट कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एम था कि वो भारत के जो किड्स हैं, जो चाइल्ड हैं, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, उनको किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में लेके आया जाए, इस पे इनका फोकस था। साथ में इनका फोकस किस तरह से टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए, किस तरह से एडल्ट एजुकेशन को बढ़ाया जाए, यानी कि जो प्रौढ़ शिक्षा है उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए, उसकी बात इसके अंतर्गत हो रही थी, ठीक है। अब भारत आजाद हो गया, भारत आजाद हुआ तो भारत जब आजाद होता है तो भारत को आवश्यकता लगती है कि जो सिस्टम बने आ रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के फोकस था, ब्रिटिशर्स के व्यू पॉइंट से था कि यूनिवर्सिटीज, भारत में एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा। तो एक आवश्यकता महसूस हुई कि भारत में अपना एक सिस्टम होना चाहिए, सेल्फ डेवलप्ड सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम के अंतर्गत हम भारत में एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में लागू किया गया, जिसके जो चेयरपर्सन थे वो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि भारत में इंडियन कल्चर को सेंटर में रखते हुए, भारतीय शिक्षा पद्धति को सेंटर में रखते हुए डेमोक्रेटिक वे से किस तरह से भारत में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, उस पे इसकी बात थी। साथ में ना केवल इनका एम था कि हम पढ़ा दें, बल्कि इनका एम ये भी था कि मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज किस तरह से आप डेवलप कर सकते हो। इसके साथ इन्होंने हायर एजुकेशन को प्रमोट किया और हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना पर रिकमेंड किया कि एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जो कि भारत में जो हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज हैं, उस यूनिवर्सिटीज को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, इसकी बात की जा सके। तो इसका एक इंपॉर्टेंट आउटकम क्या रहा? इसका एक आउटकम रहा कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस्टेब्लिश हुई दिसंबर 28, 1953 को। एंड ये कमीशन जो पार्लियामेंट्री का एक्ट, पार्लियामेंट का एक्ट होता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 में इसको एक स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह, वैधानिक संस्था की तरह इसको प्रमोट किया गया। एक वैधानिक संस्था बना 1956 में, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 में हुई थी, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य वही था कि भारत में एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, एग्जामिनेशन, करिकुलम कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए अलग अलग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, इसकी बात की जा सके। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कमीशन था। इसके बाद फिर 2-3 साल बाद मुदलियर कमीशन आता है, ठीक है, जो कि ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर के नाम से है, जो कि इसके चेयरपर्सन है। इन्होंने एजुकेशन को डाइवर्स करने पे एंड सिर्फ एजुकेशन को सिंगल एक लाइन में ना चला के अलग अलग भागों में बांटा कि एकेडमिक स्टडी कैसे हो, तकनीकी शिक्षा कैसी हो, वोकेशनल शिक्षा कैसी हो, इसके तरह इन्होंने समझने का कोशिश किया और स्टूडेंट सेंट्रिक होके इस पॉलिसी ने एजुकेशन को प्रमोट किया। अब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाला था, जो राधाकृष्णन कमीशन है, और जो ये कमीशन है, इन दोनों में फर्क ये है कि राधाकृष्णन कमीशन बेसिकली हायर एजुकेशन के साथ डील कर रहा था, जबकि मुदलियर कमीशन ये बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन के साथ डील कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे जो एक इंपॉर्टेंट भारत में कमीशन आती है, जो जिसके बेसिस पे बहुत लंबे समय तक हमारा एजुकेशन सिस्टम काम करता रहा है, वो है कोठारी कमीशन। इसको द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1964 में अपॉइंट हुआ था, 1966 तक इन्होंने अपना काम किया था। इसको डॉक्टर के.एस. कोठारी ने इस कमीशन को लीड किया था, ठीक है। अब जो भारत में किस तरह से एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया जाए, पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की गई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, साथ में भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम को। इसमें एजुकेशन के पैटर्न जो 10+2+3 सिस्टम था, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और ऐसा कह सकते हैं कि ये पहला कमीशन था भारत में
प्योरली एजुकेशन को लेके, जो एजुकेशन पे फोकस कर रहा था, ना कि हायर एजुकेशन पे, इस पे उस पे भटक नहीं रहा था। ये सेंटर्ड था कि हमें एजुकेशन के प्रमोशन पे काम करना है, जिसके लिए इन्होंने बहुत स्कूली सिस्टम से लेके हायर एजुकेशन सिस्टम किस तरह का होगा उस पे फोकस किया था। तो 10+2+3 स्ट्रक्चर कहां पे आया था, कौन से कमीशन ने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोठारी कमीशन से संबंधित है। कब आया ये भी आपको याद होना चाहिए। अब बीच में छोटे छोटे कुछ पॉलिसी ऑन एजुकेशन से आए, जिसको एनपी कहा जाता है। 1968 में एक आया जो कि कोठारी कमीशन के स्थापित था। इसमें रीजनल लैंग्वेज हिंदी और रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की गई, एंड अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटी सारे स्टूडेंट को मिले, हर क्षेत्र के लोगों को मिले, स्कूलिंग सिस्टम कॉमन हो। ये नहीं कि अब अलग अलग डाइवर्सिफाई करके, अलग अलग डिवीजन करके हम लोग बांट रहे हैं स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं करेंगे। इक्वालिटी एंड कॉमन सिस्टम पे इसका फोकस रहा। फिर से 1986 में दूसरा एनपी आया जो कि क्वालिटी पे, एजुकेशन की क्वालिटी, रेलिवेंस, इन सब पे फोकस करता है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कैसा होना चाहिए। फिर इसको 1992 में मॉडिफाई भी किया गया। इग्नू एक्सेट्रा को कैसे प्रमोट किया जाए, इन सब की बात यहाँ पे की गई थी। AICTE की स्थापना भी इसी के अंतर्गत की गई है। अब इतने समय के बाद, कोठारी कमीशन के बाद, ये दो छोटे छोटे एजुकेशन पे पॉलिसीज आए। एक मेजर चेंज आया 2020 में, जब भारत ने अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई। भारत ने अपना एजुकेशन पॉलिसी चेंज किया। तो 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, जो कि भारत में नॉलेज सिस्टम को परिवर्तन करने के उद्देश्य से लाया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं। 21वीं सदी के अकॉर्डिंग भारत में एजुकेशन का सिस्टम कैसा रहे, इस पे इनका मेन अटेंशन था। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी भी इसको कहा जाता है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इस कमेटी के चेयरपर्सन थे। इसमें जो पहले वाला आपका सिस्टम था 10+2+3, उसको स्क्रैप किया गया। उसकी जगह 5+3+3+4 सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है, आया भी है एग्जाम में। इसके चेयरपर्सन कौन है, ये भी आया एग्जाम में। तो 10+2+ जो ये सिस्टम था, इसको बदल के 5+3+3+4 के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। साथ में ही इसमें हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शन दिए गए, कि ऐसा नहीं था कि आप अगर एजुकेशन में 4 साल के डिग्री में जाते हो तो आपको 4 साल में ही कवर करना है। इन्होंने 2 साल पे एग्जिट, 3 साल पे एग्जिट, 4 साल पे एग्जिट, इस तरह से डिवाइड किया कि आप एग्जिट कर सकते हो। साथ में इन्होंने फाउंडेशन लिटरेरी एंड न्यूमरेसी की इन्होंने बात की, FLN की इन्होंने स्थापना की, ग्रेड 3 तक इसको समझाने की कोशिश की। इसके साथ सबको जो प्राइमरी एजुकेशन है, नॉर्मल नंबर्स की लिटरेसी एंड नॉर्मल जो बेसिक लिटरेसी है 2026 तक देश में सबको है, ऐसा इंश्योर करने की उन्होंने कोशिश की गई। यानी पहली से 5वीं की शिक्षा सबके लिए एक तरह से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, साथ में उन्होंने NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का एक वो दिया, रिकमेंडेशन दिया। साथ में इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की भी ये बात करता है। साथ में इसमें एक जो इंपॉर्टेंट टर्म था वो 5वीं क्लास तक या कहीं कहीं पे 8वीं क्लास तक भी इन्होंने मदर टंग में ही पढ़ाई हो, बच्चे के मातृभाषा में ही पढ़ाई हो, इस पे अपना एक मैंडेट दिया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कम से कम मातृभाषा में ही की जा सके। साथ में एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आता है, जिसमें आपने देखा होगा कि अभी देश में बवाल मचा हुआ है। ये कहता है कि एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को 3 भाषाएं पढ़नी जरूरी है। एक उसकी मातृभाषा हो सकती है, बाकी 2 कोई भी भाषा वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को भी इन्होंने प्रमोट किया है आपके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये था हमारे देश में कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन पॉलिसीज। ठीक है, जिसपे क्वेश्चंस बन सकता है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, इसलिए एक छोटा सा आप नोट्स बना लें, एक कब दिया, किसने दिया, इसमें मेन बातें क्या थी, इसमें सब मेन पॉइंट्स ही मैंने दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी चीजें भी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेडागोजी के बारे में समझेंगे कि क्या होता है एजुकेशन, टीचिंग कैसे होती है, कैसे क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, चीजों को फॉलो कर पा रहे हो। अगर यस तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों में शेयर भी कर दीजिए,
ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी लाइव हो जाएगी, आप उसे खरीद सकते हैं। ऑल्दो उसमें कुछ टेस्ट नहीं है, बट आप उसको ले सकते हैं जल्दी ही। उसमें 10 टेस्ट टॉपिक्स के, 10 टॉपिकल टेस्ट एंड 10 फुल सिलेबस टेस्ट भी आप वहां पे देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। आशा है कि आप लोग अच्छे से हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।